जब भी हम विलफुल डिफॉल्टर्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारे पास सिर्फ दो ही नाम आते हैं उभर के। हमारे दिमाग में आता है नीरव मोदी, हमारे दिमाग में आता है विजय माल्या। बट आरबीआई तो पूरी लिस्ट निकाल दी है जिसमें विलफुल डिफॉल्टर्स जो हैं वो बताए गए हैं और साथ ही साथ ऐसे टॉप 100 विल डिफॉल्टर्स को भी हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा इकोनॉमी के लिए और आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर यह है कि यहाँ पर सिर्फ ये 100 विलफुल डिफॉल्टर्स नहीं हैं, यहाँ पर 2000 से ज़्यादा ऐसे कॉरपोरेट्स हैं जो कि विलफुल डिफॉल्टर हैं और जो अमाउंट है यहाँ पर वो इस वक्त बहुत बड़ा होके 1.96 लाख करोड़ हो चुका है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये अमाउंट इतना बढ़ गया है कि इकोनॉमी को इस वक्त हैम्पर कर रहा है और आने वाले समय में और ज्यादा करेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चर्ल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं विलफुल डिफॉल्टर्स के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे क्रिसमस के लिए बताना चाहूंगी कि क्रिसमस के इस ओकेजन पर चहल एकेडमी जो है स्टूडेंट्स के साथ ये जॉय शेयर करना चाहती है, जिसके लिए प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम, जिसमें आप 120 डेज में प्रीलिम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, उसे क्लियर करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। उस प्रोग्राम पर यहाँ पर डिस्काउंट्स लाई है, जहाँ पर फुल प्रिपरेशन ऑफ जीएस, सीसैट एंड सी करंट अफेयर्स जो कि 14,999 में हो रहा, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है ऑफ 11,999। and if you are going for GS plus current affairs only then it is available only at 9,999। आपको यहाँ पे गिवन कोड यूज करना है क्रिसमस और आपको इसकी और जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर मिल जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। यहाँ पे आरबीआई जो है सामने लेके आया है टॉप 100 विलफुल डिफॉल्टर्स। बेसिकली ये वो लोग हैं जिनके पास कैपेसिटी है अपने लोन्स को पे करने की, बट वो अपनी वजह से जानबूझ के इन लोन्स पर डिफॉल्ट कर रहे हैं। और इस वक्त 2674 यहाँ पर टोटल कॉर्पोरेट्स जो हैं वो ओ करते हैं ऑलमोस्ट 1.96 लाख करोड़। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो विलफुल डिफॉल्टर्स कलेक्टिवली, अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें, उन्होंने इस वक्त तक पे नहीं किया है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो ये नंबर जो है इसलिए और कंसर्निंग है क्योंकि पहले के समय से कंपैरेटिवली ये नंबर जो है वो फर्दर बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर आरबीआई ने ये क्लियरली हाईलाइट किया है कि ये जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं जिनके पास ये मीन्स हैं ऐसे लोन्स और एडवांसेस को पे करने का, बट वो फिर भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों का नंबर्स जो है ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है और जो प्रेजेंट नंबर है वो तो डेफिनेटली बहुत बड़ा है। अब अगर हम यहाँ समझना चाहें कि कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है और कितने केसेस हैं, स्पेशली अगर हम विलफुल डिफॉल्ट की बात करें, तो प्रेजेंट नंबर जो है 2664 कॉर्पोरेट्स है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है एज विलफुल डिफॉल्टर्स। और अगर इसको 2020 के नंबर से कंपेयर करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 500 कॉर्पोरेट्स का नाम जो है लिस्ट में ऐड हो गया, क्योंकि 2020 में नंबर ये सिर्फ मात्र 2154 कॉर्पोरेट्स जो था और यहाँ पे अमाउंट जो है वो 1.53 लाख करोड़ था और वो बढ़ के 1.96 लाख करोड़ हो चुका है इन 2024। इसके अलावा यहाँ पर जो बात की जा रही है विलफुल डिफॉल्टर्स की, इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं, जैसे कि गीतांजलि जेम्स जिसका डिफॉल्ट सबसे बड़ा है ऑफ ऑलमोस्ट 8,500 करोड़। इसके अलावा एबीजी शिपयार्ड है, कॉनका स्टील एंड पावर है और इसके अलावा भी कई बड़े नाम हैं जैसे कि एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग, आरी एग्रो, विंसम डायमंड्स, रोटोमैक ग्लोबल और जूम डेवलपर्स। तो यहाँ पे बहुत कंसर्निंग है इकोनॉमी के लिए, जहाँ पर इतने बड़े कॉर्पोरेट्स, नॉन कॉर्पोरेट्स जो हैं वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, स्पेशली जब उनके पास मीन्स हैं, जब वो पे कर सकते हैं तब भी वो चूज कर रहे हैं। ये यहाँ पे इकोनॉमी के लिए तो वरी हाईलाइट करते हैं, साथ ही साथ सिस्टम की कमजोरी भी दिखाता है कि ऐसा क्यों, जब इन लोगों के पास मीन्स और रिसोर्सेज हैं लोन्स पे करने के लिए, तब भी इनसे हम ये ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, इनके लोन्स जो हैं वो क्लियर नहीं करवा पा रहे हैं। अब यहाँ पे एक डेटा पे नजर डाल लेते हैं। तो अगर हम बात करें 2020 की, देन वी हैड द नंबर अराउंड 2100 और उसके बाद जो ये नंबर है ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज ही हुआ है
अमाउंट भी जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे ऐसा कोई ड्यूरेशन हमें देखने को नहीं मिला है पिछले 4 सालों में जहां पर विलफुल डिफॉल्टर्स का नंबर और साथ ही साथ जो अमाउंट एसोसिएटेड है वो कम हुआ हो। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या कॉमन मैल प्रैक्टिसेस हैं जो कि विलफुल डिफॉल्टर्स के यहाँ पर ग्रुपिंग में देखी जाती हैं। ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पर विलफुल डिफॉल्टर्स को एडवांटेज भी मिलता है। सबसे पहला है डिवर्जन ऑफ फंड्स। अक्सर यहाँ पर ये जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं जिस चीज़ के लिए फंड लेते हैं, जिस चीज़ के लिए लोन्स एंड एडवांसेस लेते हैं उसको वहाँ पर यूज़ नहीं करते, रादर उसको पर्सनल गेन के लिए या फिर किसी और वेंचर के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा फंड्स की साइफनिंग भी देखी गई है। यहाँ पर पैसे जो लिए जाते हैं वो अक्सर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं या तो पर्सनल अकाउंट्स में या तो शेल कंपनीज में, और ऐसा भी देखने को मिला है कि यहाँ से जो पैसा है वो रूट हो जाता है टैक्स हेवन्स में और इसके बाद किसी भी तरह की रिकवरी जो है बैंक्स के पास पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसके अलावा एसेट का मिसयूज या रिमूवल, स्पेशली जो कोलैटरल है जिसके बेसिस पर लोन लिया गया है, अक्सर इन विलफुल डिफॉल्टर्स में देखा गया है कि उस एसेट को या तो फिर ये गलत दिखाते हैं या फिर उसको हटा देते हैं विदाउट प्रायर इन्फॉर्मिंग द बैंकिंग ऑफिशियल्स, जिसकी वजह से रिकवरी जो है वो मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन, फेक बिल रिसिट्स, फेक बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जिससे ये लोन्स के रेगुलर डिसबर्सल लेते रहते हैं या फिर अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देते हैं टू द बैंकिंग अथॉरिटीज। इसके अलावा और भी ऐसी कई प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि यहाँ पर जो फर्म्स हैं वो अपना फंड रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं लेती हैं, रादर उसको चेंज करती रहती है, और ऐसे कई आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे जो हमारा फ्रेमवर्क है, बैंकिंग अथॉरिटीज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली कौन कौन से इन्फोर्समेंट एक्शंस हैं जो लिए जाते हैं अगेंस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स। अगर यहाँ पर इनको विलफुल डिफॉल्टर्स को पकड़ना हो, इनको एग्जीक्यूट करना, प्रोसिक्यूट करना हो, तो कैसे हम यहाँ पे एनफोर्समेंट एक्शंस ले सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेगुलेटरी एजेंसीज की। हमारे पास है सीबीआई। सीबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेस्टिंग द प्रमोटर्स और टॉप एग्जीक्यूटिव्स, स्पेशली जिन लोगों ने फ्रॉड किया है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट एजेंसी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में प्रॉब करती है, सीजर ऑफ प्रॉपर्टीज, फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स, फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स जो है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही देखती है। इसके अलावा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फेलियर्स और किसी तरह के अगर फंड डाइवर्जन होते हैं तो उनसे रिलेटेड प्रॉब जो है वो SFIO देखता है। अब यहाँ पर लेट अस अंडरस्टैंड कि एक्चुअली यहाँ पर कौन से इन्फोर्समेंट एक्शंस लिए जाते हैं। सबसे पहला है एसेट सीजर। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो भी हाई वैल्यू आइटम्स हैं यहाँ पे विलफुल डिफॉल्टर्स के पास, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो किसी तरह के एसेट्स हो या फिर रियल एस्टेट हो, लग्जरी कार्स हो, वो सारे ही जब्त कर लिए जाते हैं और उससे रिकवरी की कोशिश की जाती है। इसके अलावा किसी भी तरह के डोमेस्टिक या ओवरसीज यहाँ पर एसेट्स जो हैं जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन से एसोसिएटेड हैं उन्हें भी फ्रीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एसेट सीजर्स जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एनफोर्समेंट एक्शन जो है उनमें से एक है। इसके अलावा अगर लीगल प्रोसीडिंग्स की हम बात करें तो लीगल प्रोसीडिंग्स में हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत जो है यहाँ पे केसेस जो है फाइल होते हैं ताकि डेट का है जो रेजोल्यूशन हो सके, रिकवरी हो सके। इसके अलावा PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इसके अलावा जो अदर फाइनेंशियल फ्रॉड लॉज हैं उनके अंतर्गत भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है।
तो लीगल प्रोसीडिंग या लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो हमारे पास ये दो मेजर लेजिस्लेशंस हैं। इसके अलावा बैंकरप्सी और एक्विजिशन से रिलेटेड यहाँ पर आईबीसी के तहत ही हमारे पास एनसीएलटी का प्रोविजन है। एनसीएलटी इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो अप्रूव करती है एक्विजिशन स्पेशली उन कंपनीज की जिन्होंने डिफॉल्ट किया है और यहाँ पर उस एक्विजिशन से रिकवरी जो है, जो ड्यूज है, उनका श्योर होता है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो टेक ओवर हुआ है ऑफ एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग, ताकि यहाँ से उनसे जो ड्यूज हैं उनको रिकवर करा जा सके। सो दैट इज डन बाय बैंकरप्सी कोड्स, जो कि हम एनसीएलटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ग्लोबल इन्फोर्समेंट अगर करना है तो हमें ज़रूरत है कि हम बेहतर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन से काम करें, ताकि यहाँ पे ऐसे कई विलफुल डिफॉल्टर्स हैं जिनकी प्रेजेंस जो है वो इंटरनेशनल फोरम में है और उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल विंसम डायमंड्स की हम बात करें तो यहाँ पर जो इनका केस है वो है $1 बिलियन के बराबर फ्रॉड का। और अगर हमें ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स को एड्रेस करना है तो हमें यहाँ कोऑपरेशन के साथ साथ कोलैबोरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स का हम एसेट्स फ्रीज कर सकें, इनको ट्रेस कर सकें और साथ ही साथ यहाँ से किसी तरह से ड्यूज की जो रिकवरी है वो भी इंश्योर कर सके। अब आगे यहाँ पे समझते हैं कि आखिर इन सारे एक्शंस से, विलफुल डिफॉल्टर्स के नंबर बढ़ने से और साथ ही साथ उनका जो अमाउंट है जिसको रिकवर करा जाना बाकी है उसको बढ़ने से आखिरकार इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहला इम्पैक्ट और विजिबल इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिलेगा वो बैंकिंग सेक्टर पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पर एनपीएस तो बढ़ेंगे ही, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो तो बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ बैंक के पास जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो कम होती हुई दिखेगी, जिसको हम कैपिटल इरोजन भी कह सकते हैं। यहाँ पर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा बड़े प्रोविजंस की, ताकि ये इन बैड लोन्स जो हैं उनको रिकवर कर सकें और इनका गवर्नमेंट पर रिलायंस जो है बढ़ जाएगा, ताकि गवर्नमेंट जो है इस क्राइसिस सिचुएशन से उन्हें बचा सके। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि जो लेंडिंग कैपेसिटी है हमें कम होती हुई दिखेगी और इसके अलावा गवर्नमेंट बैंक्स जब अपना ये लेंडिंग कॉस्ट जो है रिकवर करना चाहेंगे, जो प्रॉफिट है बनाना चाहेंगे, तो अक्सर हमें इंटरेस्ट रेट्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ताकि बैंक्स जो है अपना रिस्क जो है ऑफसेट कर पाए, जिससे क्रेडिट जो है एक्सपेंसिव होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी सफ़र करेगी। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट एक्सपेंसिव हो सकता है और यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है लिमिटेड होगी, बैंक के पास पैसा कम होगा लेंड करने के लिए, सबसे ज़्यादा कौन सफ़र करेगा? एक्चुअली वो कॉरपोरेट सफ़र करेंगे, वो एंटरप्राइजेस सफ़र करेंगे जिनको यहाँ पे ज़रूरत है अफोर्डेबल लोन्स की, ताकि वो ग्रो कर सके, जैसे कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, नए स्टार्टअप्स, यहाँ पे लो इनकम एंटरप्रेन्योर्स, इन सब पे हमें बड़ा इम्पैक्ट देखने का मिलेगा इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमी के बाकी एस्पेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है उस पर भी एक भारी इम्पैक्ट होगा, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बने और प्रमोट कर रहे हैं इस इमेज को। ऐसे यहाँ पे इंसिडेंट्स और ऐसे नंबर्स इस इमेज को खराब करते हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स डेफिनेटली ऐसी डेस्टिनेशन नहीं प्रेफर करेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हों या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, जहाँ पे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स यहाँ पर ओपनली डिफॉल्ट कर रहे हैं और उनका नंबर जो है दिन पर दिन जो है हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ेंगे। यहाँ पर जो फंड डिवर्जन के केसेस हैं, फ्रॉड्स के केसेस हैं, वो क्लियरली दिखा रहे हैं कि सिस्टमैटिक लूपहोल्स हैं इन टर्म्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, जिससे पब्लिक का ट्रस्ट यहाँ पर इरोड होगा और इस वक्त सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आएगा वो सीधे टैक्स पेयर्स पे आएगा। जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वहां पर उनके लॉसेस को कवर करने के लिए वो यहाँ पर बर्डन डालेगी गवर्नमेंट एक्सचेकर पर और गवर्नमेंट एक्सचेकर का बर्डन आएगा टैक्स पेयर्स पर। तो यहाँ पे ये जो लिस्ट आई है वो एक नॉर्मल लिस्ट नहीं है, वो क्लियरली हाईलाइट करती है कि इकोनॉमी कितनी जगह से इम्पैक्ट हो सकती है
और इस वक्त ज़रूरत है कि हम देखें कि यहाँ पे इंटरवेंशन कहाँ कहाँ हो सकता है और आगे आने वाले समय में इन चीज़ों को एड्रेस कैसे किया जा सकता है। तो अब आगे बात करते हैं कि ऐसे कौन सी पॉलिसी कंसिडरेशंस हैं जो हमें यहाँ पर यूज़ करनी चाहिए एज एन इकोनॉमी, एज अ गवर्नमेंट, ताकि इन विलफुल डिफॉल्टर्स की जो सिचुएशन है वो बेटर एड्रेस हो सके। सबसे पहला है स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी ओवरसाइट। यहाँ पर जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है इसको एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है, इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके किसी भी तरह की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का। इसके अलावा यहाँ पे फ्रिक्वेंट और इंडिपेंडेंट ऑडिट्स जो है बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली हाई रिस्क बोरोवर्स के लिए, ताकि यहाँ पर ये जो कॉरपोरेट्स हैं इन पर प्रॉपर रेगुलेशन जो है इम्प्लीमेंट हो और एक ओवरसाइट जो है वो कॉन्टिन्यूसली ज़रूरी है। इसके अलावा लीगल और रिकवरी फ्रेमवर्क जो एट प्रेजेंट है उसमें विजिबल लैप्सेस हैं, लूपहोल्स हैं, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये जो ट्रिब्यूनल्स बने हैं उनके तहत रिकवरी जो है उसे फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे जो डेट रेजोल्यूशन है वो और तेज़ी से हो सके और जो लेंडर्स हैं उनके पास ऐसी पावर्स होनी चाहिए और बेटर टूल्स होने चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से एसेट्स के थ्रू अपनी रिकवरी कर सके। तो ऐसे प्रोविजंस भी ज़रूरी है जहाँ पे लेंडर्स के पास इनफ टूल्स हो ताकि वो मोनेटाइज कर सके एसेट्स जो डिफॉल्टर्स के एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा ज़रूरी है इस माइंडसेट को चेंज करना जो विलफुल डिफॉल्टर्स का है, इनको डिटर करना, और उसके लिए ज़रूरी है प्रॉपर हार्श पेनल्टीज जहां पर इनके प्रमोटर्स को बार कर देना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियल मार्केट्स एक्सेस ना कर पाए, या फिर इनके प्रमोशंस जो है रोकने चाहिए, इनके डायरेक्टरशिप्स पे इम्पैक्ट आना चाहिए। जब तक इन पे इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे ये जो माइंडसेट है हमें वो भी चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गवर्नेंस स्पेशली इन कॉर्पोरेट्स उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। डिस्क्लोज करना उनकी फाइनेंशियल हेल्थ एक्चुअल टर्म्स में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा ताकि अकाउंटेबिलिटी जो है वो प्रॉपर रहे यहाँ पर लेंडर के पास, ताकि लेंडर को पता हो कि फंड्स जो हैं वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे विसल ब्लोअर्स, एक्चुअली जो लोग आगे आके ऐसे फ्रॉड्स, ऐसे अनऑथराइज्ड फंड यूटिलाइजेशन को हाईलाइट करते हैं, उन लोगों को प्रॉपर प्रोटेक्शन देना और इंश्योर करना कि जो ये फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस को अनकवर कर रहे हैं वो यहाँ पर सफ़र ना करें। इसके अलावा ग्लोबल कोलैबोरेशंस, यहाँ पे ऐसे एग्रीमेंट्स इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, बाकी कंट्री के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज, ताकि यहाँ पे अगर विलफुल डिफॉल्टर्स हो भी और यहाँ पर वो अगर भाग जाना चाहें तो उनके अगेंस्ट प्रॉपर हमारे पास मेजर्स हो और उनकी एसेट्स के थ्रू हम अपने ड्यूज जो है रिकवर करवा सके। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस और ट्रस्ट बिल्डिंग एज एन एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि यहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एजुकेट किया जा सके फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं डिफॉल्ट्स के। साथ ही साथ पब्लिक ट्रस्ट जो इस वक्त बहुत बुरी तरीके से इरोड होता हुआ दिख रहा है उसे इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है बैंकिंग सिस्टम में, और ये तभी होगा जब यहाँ पर सक्सेसफुल रिकवरी केसेस आने वाले में समय में दिखेंगे। अगर ऐसे नंबर्स और बढ़ते रहे तो डेफिनेटली पब्लिक का ट्रस्ट जो है आने वाले के समय में बैंकिंग सिस्टम से और ज़्यादा उठता हुआ हमें दिखेगा। तो यहाँ पे हमने सारे डायमेंशंस जो थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कवर किए हैं। ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ऐसी और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।